टेस्ट नंबर 5, जिसमें ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो पार्ट का इंक्लूजन है। ग्रेविटेशन जो कि मोरेवर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सिमिलर रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, और कैपेसिटेंस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो देखते हैं इनके सवालों में हम कितना अप्रोच कर पाए, सही ढंग से कितनी अप्रोच हम कर पाए। तो कुछ ऐसे सवाल जो मेरी नजर में जिनके सॉल्यूशंस आप तक जाने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन पेपर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जिसे चार्ज किया गया V वोल्ट बैटरी से, और नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी का डिस्कनेक्ट कर देना, तो ये चार्ज आ गया इस पे CV एंड माइनस CV, और बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज चेंज्ड। सेपरेशन को हमने बदल दिया, सेपरेशन इसका हमने बढ़ा दिया, प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हमने यहां से बढ़ा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आइसोलेटेड कैपेसिटर, वंस द बैटरी टर्मिनल्स आर डिस्कनेक्टेड, जब एक बार बैटरी टर्मिनल्स को आप डिस्कनेक्ट कर देते हो तो चार्ज के एक्सचेंज का या उसके आदान प्रदान का कोई प्रोविजन रह नहीं जाता। द वैल्यू ऑफ द चार्ज it remains constant। वैल्यू ऑफ चार्ज में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। उसके बाद अगर कैपेसिटेंस की बात करें, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है और सेपरेशन आपने बढ़ाया है, तो वैल्यू ऑफ C विल डिक्रीज, तो C डिक्रीजेस। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेजेस की बात करें, क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पूछा गया है, तो वैल्यू ऑफ E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज कंजर्व है तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी प्लेट की, E सेम। V की बात करें तो V इज Q बाय C, तो यहां पर capacitance value decreases with the constant charge, तो V increases। ऑप्शंस में अगर हम इन सारी चीजों को देखें, C को, E को, V को, तो ऑप्शंस के अंदर मैं पाता हूं ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि वी आर सर्चिंग फॉर द अनचेंज कंडीशन। तो अनचेंज कंडीशन या तो चार्ज है या फिर फील्ड है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। एक मास है कनेक्टेड विद लाइट स्प्रिंग अंडर ऑसिलेशन, और मास को हमने एक Q चार्ज दे रखा है। ये Q चार्ज हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटी सी बात जो हमेशा दिमाग में रखनी है, और SHM करते समय भी ये बात रियलाइज हमें कराई जाती है, और वो छोटी सी बात ये है कि a constant force on oscillating mass। जब आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे एक ऑसिलेटिंग मास पे, आपने E यहां पे स्विच ऑन करा तो QE कांस्टेंट फोर्स लग गया ऑन ऑसिलेटिंग मास विच इज कनेक्टेड विद अ लाइट स्प्रिंग। दैट्स कांट चेंज इट्स टाइम पीरियड। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड को कभी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो चेंज कर सकता है कैन शिफ्ट इट्स मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन को वो शिफ्ट कर सकता है। तो इसका मीन पोजीशन वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इसमें करेक्ट ऑप्शंस ढूंढूं, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल जिसमें कि एक पॉइंट चार्ज को हमने अप्रोच करा है एक शेल की तरफ, और शेल इज ग्राउंडेड। तो अगर मैं इस कंडीशन में
ये जानना चाहूं कि एक्सिस में रखे पॉइंट चार्ज से इस ग्राउंडेड शेल पे कितना चार्ज अपीयर हुआ, तो मुझे मालूम है कि पोटेंशियल ऑन शेल विच इज द ग्राउंडेड शेल इज इक्वल टू 0। शेल पे नेट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज, शेल पे नेट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज विच इज एट डिस्टेंस x। तो कैपिटल क्यू इसे स्मॉल क्यू के सामने रखे होने से इस ग्राउंडेड शेल पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू आ गया -q/x इंटू r। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि इसके अप्रोच से क्या होगा। स्मॉल क्यू को अगर हम अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स अ शेल, तो इसके अप्रोच के साथ सामने शेल पे भी चार्ज के अमाउंट चेंज होगा, चार्ज की मात्रा बदलेगी। लेकिन चूंकि शेल ग्राउंडेड है तो वापस से फिर ये ग्राउंड से रिडिस्ट्रीब्यूशन करके अपने नेट पोटेंशियल को 0 बनाए रखेगा। अब नेट पोटेंशियल को 0 बनाने में जो करंट यहां से पास ऑन होगी, इसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अगर मैं कैपिटल क्यू में देखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल क्यू मुझे उस करंट की मात्रा को बता देगा कि जितना करंट ये ग्राउंड के साथ फॉर्म करने वाला है। तो विद द अप्रोच ऑफ स्मॉल क्यू, एक्स हमारा वेरिएबल है, कैपिटल क्यू हमारा वेरिएबल है। मैं अगर यहां पर इस कैपिटल क्यू के रेट को, कि किस रेट से कैपिटल क्यू बदल रहा है, फाइंड करूं, तो इट्स -r स्मॉल क्यू dy/dt x की पावर -1। सिंपल सा डिफरेंशिएशन, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। -r स्मॉल क्यू x टू द पावर -2 माइनस इंटू dx/dt। ये छोटा सा एक डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। ये बन जाएगा r³ अपॉन x² और dx/dt इज v। तो अगर मैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को आई करंट के फॉर्म में लिखूं, तो जो करंट बनेगी शेल और अर्थ के बीच में, इस I इज इक्वल टू r³ अपॉन x²। ऑप्शंस में जाऊं तो पहला ऑप्शन जो है वो एक राइट ऑप्शन के रूप में मुझे नजर आएगा। डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को 0 बोला है जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर π/3 या 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो नॉर्मली जो है हमारा जो नॉर्मल अजम्पशन है, ये कंडीशन, और इस पोजीशन में हमें बताया गया है कि इसका जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। पूछा है देन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल मोमेंट वेक्टर बिकम्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में चला जाए तो इसका वैल्यू ऑफ u बता दो कितना। अजीब सी बात है, इसको u मानो, इसको 0 मानो और ये वैल्यू फाइंड करो। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखें, हर बच्चा इस बात को दिमाग में रखे। u अपने आप में एक एज्यूम्ड वैल्यू हो, डेल्टा u है वो फैक्ट है। मतलब ये कि आप u0 का अजम्पशन तो किसी भी स्टेट में ले सकते हो, लेकिन u0 और कोई और पोजीशन, जो भी पोजीशन उन्होंने बताई है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, भले वो आप एज्यूम्ड फॉर्मूले से निकालो, भले न्यू अजम्पशन से निकालो, द डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो u में डिफरेंस ही ज्यादा कह सकते हैं कि सही वैल्यू है, बजाय इसके कि उसकी अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि एक एज्यूम है। तो जैसे मैं यहां पर डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा u डैश, डेल्टा u विद द एज्यूम्ड फॉर्मूला, जैसा कि हम जानते हैं भाई डेल्टा u विद द एज्यूम्ड फॉर्मूला, तो अगर ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2 है तो इन दोनों का अंतर मैं लिख सकता हूं -p cos 60, जो कि हमें एज्यूम्ड फॉर्मूला मालूम है u का कितना होता है, विद द इनफाइनाइट पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0 -pe cos थीटा। तो वो फॉर्मूला पूरी तरह से हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, उससे आने वाले अंतर को, उसको हम यहां लिख रहे हैं, और उस फॉर्मूले का अंतर ही मीनिंगफुल है, ना कि वो फॉर्मूला अपने आप में। -pe cos 60 -p cos 0
ये हो गया हमारा जो इनफाइनाइट पोटेंशियल एज्यूम टू बी जीरो का जो अजम्पशन है उस आधार पर। और अब एक नया अजम्पशन जिसमें पहली पोजीशन में वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जीरो है, यहां पहली पोजीशन, यहां दूसरी पोजीशन, यहां पहली पोजीशन और माइनस दूसरी पोजीशन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बन गया माइनस पी बाई टू प्लस पीई इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस पीई बाई टू। तो हमने 1 2 दोनों स्टेट्स में डिफरेंस लिया। लेफ्ट साइड पे जो हमने लिखा है ये हमारे यूजुअल फॉर्मूला की मदद से, जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल एज्यूम टू बी जीरो, जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं एब्सोल्यूट यू के। और जो राइट साइड लिखा है ये नया एजम्पशन जिसमें 60 डिग्री की पोजीशन पे इज एज्यूम टू बी जीरो और 0 डिग्री वाली पोजीशन पे हमसे यू पूछा। तो हमने दोनों तरफ डिफरेंस को इक्वेट करा और वैल्यू ऑफ यू को फाइंड कर लिया। सो द राइट आंसर विल बी द थर्ड। स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल जो कि कैपेसिटर का एक नेटवर्क है जिसमें ये 4 कैपेसिटर्स लगे हैं 2 6 4 4 और पूछा गया है कि बंद करने से पहले और बंद करने के बाद आप इस बात के बारे में इस बारे में बताओ कि इस की क्लोज करने पे कितना चार्ज यहां से पास ऑन कर गया। तो अगर मैं इस सर्किट को ओपन की में डिस्कस करूं 4 वोल्ट वोल्टेज के साथ, तो ओपन की में यहां कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, यहां 6 माइक्रोफैरेड, तो ये 2 and 6 ये दोनों सीरीज में। और इस ब्रांच में अगर मैं चार्ज फाइंड करूं तो मल्टीपल प्रोविजंस हैं, मैं इनकी वोल्टेज निकाल के भी चार्ज निकाल सकता हूं और मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का सहारा लेके भी चार्ज निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इनमें वोल्टेज निकाल के चार्ज निकालूं तो चूंकि कैपेसिटेंस रेशियो यहां पर 1:3 है, वोल्टेज रेशियो 3:1 है, तो 3 हिस्सा वोल्टेज का जाएगा इसमें और 1 हिस्सा इसमें और 3 हिस्सा इसमें। तो 3/4 ऑफ 4 वोल्ट वो जाएगा इसमें। यहां वोल्टेज बनी 3 वोल्ट और 1/4 ऑफ 4 वोल्ट इस हिस्से में, तो यहां वोल्टेज बनी 1 वोल्ट। ये वोल्टेजेस है। कैपेसिटेंस रेशियो 1:3, जिस रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होगी वो 3:1, बिकॉज जिस रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस है सीरीज में। और आप चाहो तो Q इज इक्वल टू C भी लगा दो इस ब्रांच में, अगर चार्ज निकालना है तो भी ये चार्ज निकाल आएगा कि इन कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज है। कि मैं की ओपन के कंडीशन में जानना चाहता हूं इन कैपेसिटर्स के कितना चार्ज कैरी करके बैठे हो, अगर वोल्टेजेस निकालेंगे तो भी मैं चार्ज निकाल सकता हूं। तो 3 2 6, यहां चार्ज है 6 माइक्रोकूलम और यहां भी चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। तो ये स्थिति है इस पूरे सर्किट की बिफोर क्लोजिंग द की। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें और आप चाहते तो इस ब्रांच का चार्ज आप ऐसे भी निकाल सकते थे। C इक्विवेलेंट इसका C इक्विवेलेंट 12/8 और ऐसे भी निकाल सकते थे बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज। तो आप वैसे भी चार्ज निकाल सकते थे Q इज इक्वल टू CV से। वोल्टेज डिवीजन की प्रैक्टिस है तो वोल्टेज डिवीजन से निकाल लें। इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ द की इज क्लोज्ड। बात करें आप की क्लोज में, क्योंकि पहले फिगर के अंदर तो दोनों सीरीज में थे, तो चार्ज कैसे निकालना है वो कोई बड़ा टास्क नहीं, वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि ऊपर के कैपेसिटर को सीरीज में लेके डायरेक्ट Q इज इक्वल टू CV लगाना है या वोल्टेज को डिवाइड करके चार्ज मालूम चल जाएगा किसी एक पे, और दोनों सीरीज में है तो सेम चार्ज ही होगा। अभी वापस फिर से 4 वोल्ट और की इस बार क्लोज है। की के क्लोज होने से 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। लेफ्ट साइड के दोनों कैपेसिटर अब पैरेलल, राइट साइड के दोनों कैपेसिटर अब पैरेलल। अगर लेफ्ट साइड का कैपेसिटेंस देखूं तो बन जाएगा 6 और यहां का देखूं तो 10, मतलब कैपेसिटेंस रेशियो 3:5, तो वोल्टेज रेशियो
5:3, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, एंड देन दीज टू आर इन सीरीज। तो ये इनके वोल्टेज का रेशियो है, मतलब इस हिस्से का वोल्टेज पांचवा हिस्सा, 5:3 का रेशियो है, 8 का पांचवा हिस्सा इस हिस्से का वोल्टेज, 5/8 ऑफ 4 वोल्ट, ये बन गया 2.5 वोल्ट। तो बचा हुआ वोल्टेज रेस्ट के अक्रॉस, मतलब अगर मैं यहां वोल्टेजेस लिखूं तो इस हिस्से का वोल्टेज 2.5 वोल्ट और ये वोल्टेज 1.5 वोल्ट। पैरेलल में ये डिवीजन ऑफ वोल्टेज, क्योंकि ये आपने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक कैपेसिटर माना, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक कैपेसिटर माना, और फिर ये दोनों कैपेसिटर जो कि 6 और 10 के थे, ये सीरीज में उनका रेशियो देखा 3:5। वोल्टेज डिवीजन रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो आपने दोनों हिस्से की वोल्टेज निकाली, वही वोल्टेज आपने यहां लिख दी। वोल्टेज 2.5, कैपेसिटेंस 2, चार्ज 5 माइक्रोकूलम। वोल्टेज 1.5, कैपेसिटेंस 6, चार्ज 9 माइक्रोकूलम। मैं नीचे के कैपेसिटर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझसे पूछा गया है कि की क्लोज करने पे इस की से कितना चार्ज पास ऑन होगा। की ओपन के केस में इस ग्रीन डॉट पे चार्ज वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये दो सीरीज के कैपेसिटर का जंक्शन है तो ऑब्वियस है कि चार्ज वैल्यू 0 है। जब ये की क्लोज कर दिया उसी पॉइंट पर चार्ज वैल्यू कितनी है, 9 और -5, प्लीज जोड़िए कितना होगा, 4 माइक्रोकूलम। ये पूरा की क्लोज करने के बाद एक जंक्शन बन गया। अगर मैं यहां लेबलिंग करूं पी और क्यू लिखे तो पी क्यू पूरा एक जंक्शन है। अगर मैं इन कैपेसिटर्स के ऊपर भी चार्ज फाइंड करूं, क्योंकि वोल्टेज तो मुझे मालूम है 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट, तो इन पे भी चार्ज जितना आएगा वो -4 माइक्रोकूलम आएगा इस एंड पर, और कुल चार्ज पीक्यू जंक्शन में, क्योंकि पीक्यू पूरा एक जंक्शन है, वो 0 होगा। लेकिन क्योंकि मुझसे पूछा गया कि की से कितना चार्ज पास ऑन होगा, तो मैं इस पीक्यू पार्ट को कॉमन नहीं करना, इसको मैं इसी प्रकार से स्ट्रेच रख रहा हूं, और मैंने पी पॉइंट को अपने ऑब्जर्वेशन में लिया। पी पॉइंट पे की ओपन में चार्ज 0, क्योंकि दोनों सीरीज में है, बट की क्लोज करते उसी पॉइंट पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। इट मींस ऑन क्लोजिंग द की 4 माइक्रोकूलम चार्ज विल पास। अगर मैं प्लस में वैल्यू करूं कि +4 माइक्रोकूलम चार्ज विल पास फ्रॉम Q टू P, सो द राइट आंसर विल बी 1। कॉन्सेंट्रिक शेल्स प्रोवाइडेड हैं और इनर शेल पे चार्ज डेंसिटी और मिडिल वन पे, आउटर वन पे, तीनों पे डेंसिटी प्रोवाइडेड है। इनर सरफेस पे पोटेंशियल जो दिया है उसका वैल्यू दिया है 0, और उसके बाद पूछा है आपसे कि R1 R2 R3 में संबंध बता दो कितना है। तो अगर मैं इनर वन पे, ये इनर वन पॉइंट है A, इस पे अगर मैं पोटेंशियल 0 करूं, बिकॉज इनर मोस्फेयर पे, और मुझे R1 R2 R3 के बीच में संबंध निकालना हो, तो इनर वन पे जो पोटेंशियल होगा वो फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का कितना पोटेंशियल बनेगा, तो फर्स्ट का वो बनेगा दैट इज के क्यू अपॉन रेडियस होगा, बिकॉज फर्स्ट के लिए ये पॉइंट ऑन द सरफेस है, और चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया चार्ज अपॉन रेडियस R1। दूसरे के लिए इनसाइड है और किसी भी शेल के इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू सेम ऑन इट्स सरफेस, तो बन जाएगा K विद माइनस साइन, जो उस पे चार्ज का अमाउंट अपॉन रेडियस, और तीसरे का कंट्रीब्यूशन भी उसके इनर साइड वाला ही होगा फॉर्मूला, विच इज K इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, R1 माइनस R2 तो बन गया R1 प्लस R3 इज इक्वल टू R2। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल पोटेंशियल फॉर्मूला पे बेस ये सवाल मल्टीपल शेल का काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। तो R1 प्लस R3 इक्वल टू R2 मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ये कैपेसिटेंस का एक नेटवर्क है जिसमें ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस पूछी जा रही है। छोटा सजेशन, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए कोई डायरेक्ट प्रोविजंस मालूम होने चाहिए। ये एक स्पेशल एक तरीके का नेटवर्क है और इसमें मैं कुछ बातें यहां बताता हूं। लेफ्ट साइड राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन को आप अच्छे से चेक करिए। C1 C2 C2 C1 एंड मिडिल वन दैट नो मैटर कि क्या है, वो तो कुछ भी C3 कोई भी वैल्यू हो जाए। इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एटलीस्ट जब हम नीट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो ये ऑब्जेक्टिव जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। इसमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं बनता कि चलो हम इसको सॉल्व कर ले या किसी कॉम्बिनेशन जो भी नंबर ऑफ प्रोविजंस होते हैं उनसे हम सॉल्व कर लें किसी तरीके से, तो वो फेवर नहीं करता। बेटर है कि इसके डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम काम करें, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाले सवाल ये है नहीं। ओकेजनली कभी ये क्वेश्चन सामने अगर आता है तो इस नेटवर्क की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, रेजिस्टेंस में भी सेम ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो C1 C3 C2 C3 इस फॉर्मूले को जब हम यहां लगाते हैं तो C1 C3 C2 C3 twice C1 C2 upon C1 plus C2 plus twice C3. This comes as 8, 20, 20 and 2 plus 5 plus 8, 48 and 18, जो 24/9 मतलब आंसर बना नहीं है दोबारा से करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। कैपेसिटेंस नेटवर्क का ये सवाल वैसे तो नॉर्मली इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग बैलेंस ब्रिज पे काम करते हैं, बट ये अगर मैं इसको अच्छे से बहुत माइन्यूटली इसको चेक करूं तो वैल्यूज लिखने पे जैसे यहाँ C1 यहाँ C2 तो आप देखोगे ये C2 C1 और ये कोई और कैपेसिटर है विच इज डिफरेंट फ्रॉम C1 एंड C2। तो ये नेटवर्क बैलेंस कंडीशन को फेवर नहीं करता, लेकिन फिर भी इस नेटवर्क में एक सिंप्लिसिटी है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि एक सिमेट्री है इसमें, जिस आधार पे इसको कैलकुलेट करके इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए। और वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस में भी सेम तरीके से काम करता है। तो अगर मैं इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपसे शेयर करूं तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। तो C1 C3 that means 8 plus C2 C3 that means 20 plus twice C1 C2 upon C1 plus C2 2 plus 5 plus twice C3 8. So this comes as 48 upon 15. That means 16/5 and 3.2 माइक्रोफैरेड। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस नेटवर्क के लिए अगर याद रहेगा तो इसमें कुछ हमारा नुकसान नहीं और क्वेश्चन भी हमारा क्विकली सॉल्व हो जाएगा। ऑल्टरनेट इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब आप अप्रोच करोगे तो इस नेटवर्क का डायरेक्ट रिलेशन आपको याद। और मैंने बताया कि सबसे बड़ा एडवांटेज इस फॉर्मूले का कि रेजिस्टेंस में भी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर ही है। अगर इस प्रकार का रेजिस्टेंस नेटवर्क हो तो आर इक्विवेलेंट भी सिमिलर फॉर्मूला है, इसी तरीके से वहां भी अप्रोच करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं और जो कि कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हैं, और अनदर चार्ज इज Q is placed at the centroid, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q, ये फाइंड करना है। तो ये कूलम्स लॉ का एक सवाल है, और ये 3 चार्जेस Q, Q और -Q, और ये चार्ज सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड काफी सिमेट्रिकल पॉइंट है जब ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल हो, एंगुलर बाइसेक्टर का भी इंटरसेक्शन है और मीडियंस का भी, तो ये डिस्टेंस R तीनों तरफ से बराबर, और मैं अगर इस पॉइंट पर इन तीनों चार्जेस के फोर्सेस को ड्रॉ करूं कि फोर्सेस क्या होंगे, जो प्रॉपर क्लासिकल प्रोविजन है सॉल्व करने का जो तरीका है, जैसे ये F1, ये F2 और ये F3, ये वेक्टर सम हमें फाइंड करना है। F1, F2, F3 के वैल्यूज तीनों के बराबर हैं, और तीनों का वैल्यूज है K, स्मॉल q, कैपिटल Q, जो कि सेंट्रॉइड पे रखा है, अपॉन R²। R की वैल्यू हम थोड़ी देर में फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हम रिजल्टेंट फाइंड कर लें। अगर मैं F1, F2, F3 का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं फोर्सेस का, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा वेक्टर सम के अप्रोच हमें यहां चाहिए। ये एंगल है 120 डिग्री, और सेम F3 के बीच का एंगल भी 120, बराबर फोर्सेस है। मैं यहां पर F1, F2 को पहले सॉल्व करता हूं, और इनका रिजल्टेंट जो कि बाइसेक्ट करेगा इन दोनों के बीच के एंगल को, और जाएगा F1, F2 से बराबर एंगल बनाते हुए, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी 2F1 cos θ/2। 120 डिग्री के एंगल पे, अब ये याद ही हो जाना चाहिए कि अगर दो बराबर वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे है 120 पे, तो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट विल बी सेम एज द वन ऑफ द वेक्टर। उसकी वैल्यू जो है वो किसी एक वेक्टर के बराबर होगी, और उसका डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर के अलावा होगा। तो इस स्टेज पे तो ये सारी बातें हमें याद ही हो जानी चाहिए, वही बेहतर है, क्योंकि अब सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है इन सारी चीजों की बार बार। तो ये बन गया F1, तो जो F रिजल्टेंट आया वो बना F1 प्लस F3, और फाइनली F1, F2, F3 तीनों बराबर है, तो बन गया ट्वाइस F1 का मतलब K, स्मॉल q, कैपिटल Q अपॉन x R²। तो R हम फाइंड कर लेते हैं छोटी सी एक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये a/2, और मल्टीपल प्रोविजंस हैं R फाइंड करने के, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उनमें से एक मेथड एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकता हूं यहाँ, R cos 30 इज इक्वल टू a/2 a/√3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R की वैल्यू को a/√3। तो ये बन जाएगा 6K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a²। तो मैं अगर करेक्ट ऑप्शन यहां ढूंढूंगा तो द सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। कैपेसिटर नेटवर्क पे बेस ये सवाल, जिसमें कि 2 बैटरीज कनेक्टेड है और चार्ज स्टोर इन 4 माइक्रोफैरेड, इस पे चार्ज की वैल्यू बतानी। सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूं, जो कि ऑब्वियसली करना भी चाहिए, इन दोनों को तो आप अलग अलग क्यों ही बनाएंगे। मैं सर्किट को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूं, तो ये 2 कैपेसिटर जो कि पैरेलल में है, ये एक हो गया 4 माइक्रोफैरेड, ये भी 4 माइक्रोफैरेड, ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। इसके बाद इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाइड करें, अगर ये 2 बैटरी विच आर इन
आप कह सकते हो कि दोनों बैटरी सीरीज में है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, तो इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूं और बना सकता हूं ये बैटरी डोमिनेंस में है, ये इसका इसका वोल्टेज बड़ा है, इसकी पोलरिटी के आधार पर ही अगर मैं नेट ईएमएफ बताऊं तो ये नेट ईएमएफ बनेगा 10 वोल्ट और ये दो कैपेसिटर। नहीं तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद आप एक बार राउंड द लूप किरचॉफ लगाइए। अदरवाइज अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा है तो क्यों नहीं सीरीज की बैटरी को आप एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करके इस सर्किट को सिंप्लीफाइड या आसान करते जाओ। तो बैटरी एक हो गई। अब ब्रांच में ये दोनों कैपेसिटर आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं और इसकी सी इक्विवेलेंट वो 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर सीरीज में है, इक्वल कैपेसिटर है C/2। मैंने बोला ना कुछ चीजें अब कुछ डायरेक्ट भी प्रोविजंस हमें प्रैक्टिस में होने चाहिए। तो बहरहाल दोनों सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस C/2 तो 2 माइक्रोफैरेड और चार्ज इन द सर्किट CV के हिसाब से 20 माइक्रोकूलम। तो मैं अगर राइट आंसर देखूं तो फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर, राइट। तो स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल वापस से कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का है। बढ़िया सवाल है ये, और इस प्रकार के सवालों में जहां एक स्पेसिफिक कैपेसिटर पे वोल्टेज पूछी जाए, बहुत ही आनंद के साथ, मजे के साथ हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस, अगर कोई भी बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी को या जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग को, भले वो कैपेसिटर की हो भले वो रेसिस्टर की हो, रियली इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, अगर आप सही में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वोल्टेज डिवीजन मेथड से आप अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन आपको ज्यादा अप्रोच, ज्यादा बड़ी अप्रोच प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ी रेंज कवर करता है सवालों की। तो जैसे कि ये प्रश्न है सामने, 190 वोल्ट की टोटल वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है C, 3C, C और 3C। मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं ये जानने के लिए कि भाई इस हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा, इस हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा, तो C और 3C इस ब्रांच का कैपेसिटेंस बना 3/4C, सीरीज में है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इस 3C/4 का 3C के साथ जो कनेक्शन है वो बना पैरेलल में 15/4C। ठीक, तो ये 15C/4 और ये C, मामला वही 190 वोल्ट पूरे सिस्टम के अक्रॉस, 15C/4। मैं कैपेसिटेंस रेशियो अगर देखूं तो बन जाएगा 1:15/4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखो तो 4:15। अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो वो बनेगा 15/4। इस हिस्से में 4 हिस्से, उस हिस्से में 15 हिस्से। जब ये 4 हिस्से इसमें आए, 4 पार्ट इसमें आया, तो 4/19 ऑफ 190 कितना बना? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट वोल्टेज हम सक्सेसफुली निकाल पाए इस हिस्से के अक्रॉस। मैं लिखता चला जा रहा हूं, आप देखते जाइए। ये हिस्सा इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म था, 40 वोल्ट, लेकिन मेरा इंटरेस्ट AB के अक्रॉस है, 3C में। वापस से अगर मैं इस सेगमेंट को पकड़ूं, C और 3C वाला, C और 3C सेगमेंट को पकड़ूं, तो इसमें कैपेसिटेंस का रेशियो 1:3, वोल्टेज का रेशियो 3:1। तो इस हिस्से में जो वोल्टेज आई वो 40 का एक भाग या 1 पार्ट, उसमें 3 पार्ट वोल्टेज, इसमें 1 पार्ट ऑफ 40, एक भाग 40 का कितना बना ये वोल्टेज? 1/4 ऑफ 40 विच कम्स एज 10 वोल्ट। तो आपने
थोड़ा सा इस ब्रांच को सिंप्लीफाई किया, वोल्टेज का डिवीजन लगाया, इस पूरे पार्ट में आपने वोल्टेज निकाली 40, ट्रांसफर किया ऊपर, तो आपने पाया कि जहां सी और 3C कनेक्टेड है इसमें 40 वोल्ट की वोल्टेज। वापस से वही रूल सीरीज वाला यहां भी लगा दिया इन दोनों के बीच में कि कैपेसिटेंस रेशियो 1:3, वोल्टेज रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस रेशियो 3:1, बिकॉज वंस अगेन दोबारा फिर से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली। इसमें एक भाग आया, एक भाग 40 का, अगर 3:1 में डिवीजन है तो वो हुआ 1/4 ऑफ 40 विच कम्स एज 10 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस 3C पार्ट। तो द आंसर विल बी third option is correct. Switching over the next one. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटर्मिनेशन का ये सवाल, तो जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है, एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है, दैट्स गिवन एज 30 डिग्री। A square surface on area A is placed on XZ plane. इसे अगर आपने x एक्सिस माना है, ये y है, ये z है, तो सरफेस आपका YZ प्लेन पर है, ये आपका सरफेस है YZ प्लेन पर, XZ प्लेन पर, सॉरी नॉट द YZ, XZ प्लेन पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें अच्छे से मालूम है क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज EA cos थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल है किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड E, इट्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड E, और एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, वो चलता है प्लेन के नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर, और यहां जो एंगल दिया है वो इस एरिया का या इस प्लेन का फील्ड से दिया है, तो ये प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल है। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का अगर एंगल निकालेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री। जितने भी डाइपोल के क्वेश्चंस हो, जब फ्लक्स पूछा जाए एक गिवन एरिया के साथ, तो ये तो आप सोच के चलो कि ये तो आपको एक धोखा मिलना ही है क्वेश्चन के अंदर, निश्चित रूप से, क्योंकि एग्जामिनर ये काम तो हमेशा ही करेगा कि जो एंगल देगा वो आपको फील्ड और सरफेस के बीच में देगा, तो आपको एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल रिकवर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस तरह का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 30 मोस्ट प्रोबेबली दिया जाएगा बिटवीन द फील्ड एंड एरिया। तो आप उसको अच्छे से चेक करो, अच्छे से एनालाइज करो और गलती होने से बचो। तो ये बन जाएगा EA cos 60 डिग्री इज गिवन एज E0, एरिया A ही दिया है, तो आंसर विल बी EA0/2, राइट। नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट। अगला सवाल, चूंकि एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है ये, पर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो कि पास ऑन होती है एक्स एक्सिस के अलावा। तो जब मैंने फील्ड लाइन बनाई, जैसा कि यहां सिचुएशन दिया हुआ है, ये है फील्ड E0x² अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं देखता हूं कि ये फील्ड केवल 2 एरिया के साथ ही अपना फ्लक्स बना पा रही है, 2 एरिया के साथ। बाकी जो 4 पार्ट हैं, जो 4 सरफेसेस हैं, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, एक टॉप, एक बॉटम, इन चारों से तो फील्ड का एंगल, एरिया वेक्टर का एंगल फील्ड के साथ 90 डिग्री है। तो जब मैं यहां कुल फ्लक्स की बात करूंगा तो E ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट पे E, ये पार्ट x इक्वल टू a पर है, ये पार्ट x इक्वल टू 2a पर है। तो मैं अगर इन भाग पे, ये इस पार्ट पे अगर यहां पर E निकालूं, E कितना होगा, तो इट्स E0a², जहां ये प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि YZ प्लेन के पैरेलल है, और इस पूरे प्लेन पे x की वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह इस प्लेन पे भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो बन जाएगा E0 इंटू
4a²। अब दोनों प्लेन्स पे ई तैयार है। अब एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर अवे नॉर्मल टू सरफेस, अवे नॉर्मल टू सरफेस। एक्सपोजर फेस पे उससे दूर जाता हुआ एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। तो इस सरफेस पे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो दूर जाता हुआ मतलब -x की तरफ, और इधर ड्रॉ करूंगा तो दूर जाता हुआ +x की तरफ। मैं इसमें ई डॉट ए भी लगा सकता हूं और डायरेक्टली भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें हो चुका है तो हम जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर अपोजिट है। लेकिन अगर आप ई डॉट ए लगाना चाहो तो ई डॉट ए भी लगा सकते हो कि ई नॉट a²i विच इज अ फील्ड डॉट, तो एरिया ऑफ दिस पार्ट इज a² -i प्लस दूसरे एरिया पे चले ई नॉट 4a² फील्ड वैल्यू और एरिया वेक्टर डॉट a²i। सॉल्व करते हैं। ई नॉट a की पावर 4 i डॉट i1 ई नॉट 4a की पावर 4 i डॉट i1। सॉल्व करते हैं तो बना 3 ई नॉट a की पावर 4 एंड 2 will be the right answer. Switching over the next one. अगला सवाल जिसमें कि एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली ऑन अ रिंग ऑन रेडियस r और स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r इज कंस्ट्रक्टेड। तो इनमें से कोई एक स्फीयर है, कोई एक रिंग है। मान लो ये रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज की मात्रा है, इट्स अ क्यूब, विद इट्स सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर। तो एक दूसरे के सेंटर से पास ऑन हो रहे हैं और दोनों के रेडियस भी सेम है, क्योंकि रेडियस दे आर सेम एज द रेडियस ऑफ द रिंग। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, स्फीयर के सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ये स्फीयर स्फीयर के सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। तो मुझे स्फीयर के सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए आवश्यकता होगी एंक्लोज चार्ज की। इस रिंग का कितना पार्ट इस स्फीयर के अंदर रह गया, कितना पार्ट रह गया, ये जानने के लिए थोड़ा सा एक छोटा मोटा ज्योमेट्री मैंने इस सेंटर से ज्वाइन करा। तो कह सकते हैं ये रेडियस ऑफ रिंग है, क्योंकि ये रिंग है और वो स्फीयर, और ऑब्वियसली यहां से इसको भी ज्वाइन करा, ये भी रेडियस ऑफ रिंग, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं, ये रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी r, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, रेडियस ऑफ स्फीयर r और ये भी r, ऊपर भी इक्विलैटरल नीचे भी इक्विलैटरल, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60। पर अब अगर मैं ये पूछूं कि ये पार्ट रिंग का, जिसको कि मैं ब्लू शेड में दिखा रहा हूं, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अपने सेंटर पर, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि रिंग का ये पार्ट अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो बन रहा है 120, और 120 जो है सर्कल का 360 का 1/3 पार्ट है। तो दिस ब्लू पार्ट, ये इट्स 1/3 ऑफ ये पूरी सरकमफ्रेंस का 1/3 हिस्सा है। तो चार्ज का भी 1/3 पार्ट यहां आएगा, जितना चार्ज ये कैरी करेगा, दैट इज Q/3, जो मैंने ब्लू पार्ट से यहां डिनोट करा है। तो अगर मैं यहां पर फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ स्फीयर बताऊं कितना होगा, तो फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ स्फीयर Q in is Q/3 upon epsilon naught।
तो अगर मैं राइट आंसर पे जाऊं तो थर्ड आंसर विल बी द राइट आंसर. नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन. एक लार्ज फ्लैट मेटल सरफेस जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मास m चार्ज q नॉट को हमने सरफेस से एक पॉइंट से विद स्पीड u ऑब्लिक प्रोजेक्ट करा, ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करा, और मुझे बताना है इट्स रिटर्न टू बी अ नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी. ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना है यहां पर. मुझे बताना है डिस्टेंस ए बी. तो मैं थोड़ा इसको विजुअलाइज करता हूं. कंडीशन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है. आप भी इसको ध्यान से समझिए. ये मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश करी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा कंडीशन अगर विजुअलाइज हो जाएगा तो दिमाग में बैठ जाएगी बात. और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस को या मैकेनिक्स के कंडीशंस को, इनको थोड़ा सा ड्रॉ करके या काइनेमेटिकल कंडीशन को अगर थोड़ा सा स्केच किया जाए तो कंडीशंस काफी हद तक कमांड हाथ में आ जाती है. तो इसी सरफेस की मालूम है कि फील्ड यूनिफॉर्म है. इस पे हमने एक नेगेटिव चार्ज को हमने यहां से प्रोजेक्ट करा, -q चार्ज को, और with speed u inclined to a plane of heat and angle theta, और u speed. तो इस -q चार्ज पर ऑब्वियसली that we know कि field of this sheet is, because ये एक मेटल सरफेस है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये E एक यूनिफॉर्म ऊपर की तरफ, और -q चार्ज पर जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे विजिबिलिटी बने. ये फोर्स नीचे की तरफ. तो सिचुएशन लगभग वैसी बन गई जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ऑब्लिक प्रोजेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में हमें मालूम है कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं, यही सिचुएशन रहती है. सिमिलर सिचुएशन यहां भी है, बस यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो के एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. पूछ रहा है सर कि ए पॉइंट से प्रोजेक्ट करने पर जब बी पे फॉल करा तो ए बी का लेंथ कितना होगा. तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमने रेंज पढ़ा था, और यहां भी हमसे रेंज की ही बात कर रहा हूं. रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है, इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ए, नॉट द जी, बिकॉज यहां ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है. तो ये बना ए, और ए का वैल्यू इट्स क्यू ई अपॉन एम. तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एम अपॉन क्यू, और ई इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये ई का वैल्यू है जो हमने यहां रखा. हम सही आंसर पे अगर जाए तो एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्यू नॉट सिग्मा. क्यू नॉट बेसिकली जो चार्ज दिया है इसका, उसका नोटेशन है. तो सेकंड विल बी द राइट आंसर. स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन. अगला सवाल वापस से कैपेसिटर का नेटवर्क है जिसमें ये 7 कैपेसिटर्स लगे हैं. इनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, और मैं यहां वोल्टेज लिख देता हूं V. तो आई थिंक यही V पॉइंट यहां, यही V पॉइंट यहां, और यहां वोल्टेज लिख देता हूं V डैश. तो यही V डैश पॉइंट यहां, और यही V डैश पॉइंट यहां. इन चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस तरह के रीअरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है जिससे सर्किट को रिड्यूस करके हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख पाए. तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को और इन तीनों पॉइंट्स को अगर सेम कर दूं तो ये दोनों जो कि साफ तौर पे सीरीज में है, इनको तो मैं लिख सकता हूं इक्वल है C/2. और जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को सेम करा तो एक बार डायग्राम पे अच्छे से गौर करेंगे
अच्छे से गौर करेंगे इन डायग्राम पर। पॉइंट बी और ए को एज इट इज रखा है, इनके साथ किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये 3 पॉइंट मिलाए और ये 3 पॉइंट मिलाए तो वो C/2 और ये C, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। C/2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V इन V डैश और इस C के अक्रॉस भी वोल्टेज V इन V डैश। तो ये दोनों C/2 एंड C दे आर इन पैरेलल। इनको मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करूं, जिसका कुछ खास लाभ नहीं है क्योंकि मुझे अब ये एक बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन नजर आने लगी। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां 3C/2। लेकिन जरूरी बात यह है कि मुझे साफ तौर पे नजर आने लगा कि ये तो एक बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन बन रही है। CC रेशियो, CC रेशियो, C/C 1:1 और इधर भी 1:1। तो उस कंडीशन में ये तो पूरी तरह से अनचार्ज होगा, ये तो चार्ज होगा ही नहीं। तो अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, जो कि तो मेरा सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन के सामने आया। दो कैपेसिटर सीरीज में और इक्वल, तो C/2 डायरेक्ट प्रैक्टिस रखिए। C/2 और C/2 पैरेलल में the equivalent capacitance C and the right answer will be first, right? Switching over the next one. दो कैपेसिटर्स जिनके की कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड है और अलग अलग कैपेसिटेंस दिए हुए हैं। एक का 600 पिकोफैरेड, दूसरे का 400 पिकोफैरेड और इनकी ब्रेकडाउन वोल्टेजेस 3 किलोवोल्ट और 5 किलोवोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है द कैपेसिटर कैन बियर। उसके बाद कंबाइन करके हमें बताना है सीरीज में अगर हम इनको कनेक्ट करें तो इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज सर्किट का कितना होगा। सीरीज में जो इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर जो कॉमन होगा, जो कि ऑब्वियसली है कि एक कॉमन चार्ज दोनों कैरी करेंगे, लेकिन इन वोल्टेजेस ने इनके चार्ज की अपनी एक लिमिटेशन बना दी कि जितना अधिक से अधिक चार्ज ये बियर कर सकता है, दैट इज C/V। तो इट्स 1800 10⁻³ पिको कूलम, क्योंकि मैंने किलो वोल्ट को मैंने 10⁻³ लिखा। सेम हियर ऑन दिस साइड, यहां भी 2000 × 10⁻³ पिको कूलम, ये इनकी चार्ज कैपेसिटीज है। इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर मैं सीरीज में लगाता हूं, इन दोनों कैपेसिटर्स को, तो ऑब्वियसली ये जितना चार्ज अमाउंट मैं पास करूंगा उसमें मैं दोनों को सेफ रखना चाहूंगा। और ये दोनों चार्ज अनइक्वल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ऑब्वियस है कि हम ऐसे चार्ज को प्रेफर करेंगे जो दोनों में सर्वाइवल हो सके। ऐसा ना हो कि कोई एक कैपेसिटर डैमेज हो जाए और एक का सर्वाइवल हो। तो अगर मैं 1800 10⁻³ पिको कूलम को चार्ज सजेस्ट करता हूं कि मैं वोल्टेज इस प्रकार का दूंगा जो Q वैल्यू ऑफ चार्ज को पास ऑन करे, और यहां जो कैपेसिटेंस है इस पूरे अरेंजमेंट की वो हो गई सर 6 × 4 10⁻⁴ अपॉन, तो which finally comes as 240 पिकोफैरेड। मैं अगर यहां की वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करता हूं कि इस दोनों के सर्वाइवल के साथ सेलेक्ट किए गए चार्ज के साथ कितना वोल्टेज हम लगा सकते हैं, it's the Q upon C dash. The Q is upon C dash is यूनिट्स, थोड़ा सा ध्यान देते रहे तो बेहतर रहेगा। तो ये मेरा वैल्यू बन जाएगा
इट्स लाइक 6.3 और which we can further solve as 7.5 किलोवाट। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये कि आप दोनों चार्ज जो कि इनके एक्सट्रीम चार्ज कंडीशंस हैं उनको फाइंड किया, फिर जब सीरीज में कनेक्ट किया तो वो चार्ज सजेस्ट किया जिसके साथ दोनों का सर्वाइवल हो सके। तो उस चार्ज को सजेस्ट करने के बाद जो नेट कैपेसिटेंस आई, वो नेट कैपेसिटेंस को रेस्पेक्ट में रख के हमने वोल्टेज सजेस्ट कर दी, जितने वोल्टेज के साथ ये पूरा सिस्टम एज अ यूनिट सर्वाइव कर सकता है। ना स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट पे स्विच करते हैं। ग्रेविटेशन का ये सवाल सैटेलाइट से रिलेटेड है, जिसमें एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है एक प्लेनेट के सरफेस से, और जब हमें लॉन्चिंग की बात आए, जिस पॉइंट को हमें अच्छे से ध्यान से समझना है, तो लॉन्चिंग होगी ग्राउंड से। ग्राउंड से जब आप लॉन्च करोगे, ग्राउंड से जैसे यहां बताया, ग्राउंड से अगर आप लॉन्च करोगे तो इनिशियल एनर्जी के फॉर्म में आपने यहां पे केवल एक ही ऊर्जा सजेस्ट करी, एक ही एनर्जी, इट्स ए पी ऑफ मास। उसके बाद इसको ले जाना चाहते हो आप 2r एल्टीट्यूड तक, और अगर मैं सेंटर से देखूं तो डिस्टेंस 3r, और यहां जो ऊर्जा है आप इसको एज अ सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हो, तो सैटेलाइट लॉन्च करोगे तो उसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आपको देनी है। तो जो यहां एनर्जी आप बताओगे वो बताओगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जो जरूरत है उस पॉइंट पे स्टे करने के लिए, 3r रेडियस के ऑर्बिट में स्टे करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो है -1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, which is radius of orbit, which is 3r. तो E1 प्लस E supply is equal to E2. तो E supply is equal to E2 minus E1। मैं अगर E2 E1 की वैल्यूज यहां लिखूं तो ये -1/6 g m by r माइनस E1 हो गया माइनस g m/r। सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/6 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो सप्लाइड एनर्जी की वैल्यू है, वो बनती है 5/6 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ऑप्शंस में फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल पे स्विच करते हैं। एक पार्टिकल को थ्रो किया गया एस्केप स्पीड से, काफी इंटरेस्टिंग है, और आप एक डिजायर्ड पोजीशन पे उसकी स्पीड की डिमांड कर रहे हैं। तो पहली बात तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं करिएगा, बेटर यही रहेगा इसमें हम सिंपल एनर्जी का आइडिया लेके, एनर्जी कंजर्वेशन का आइडिया लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक वी स्पीड से हमने प्रोजेक्ट करा और स्पीड चाहते हैं एट 3r हाइट, मतलब सेंटर से अगर उसका डिस्टेंस देखें तो सेंटर से 4r डिस्टेंस पर हम स्पीड चाहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां स्पीड v ले लिया और मैं इस a और b पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल, कुछ भी, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो लगाइए। यूए सरफेस से प्रोजेक्ट करा है और सेंटर से दूरी r है। के ए एस्केप स्पीड से प्रोजेक्ट करा है। यूबी और के बी, मैं m को यहां से पूरी तरह से डिलीट कर देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मदद, क्योंकि मुझे चाहिए यहां पर v के टर्म में आंसर, तो मैं चाहता हूं कि मैं v ऑन द सरफेस के बारे में थोड़ी बात कर लूं।
ये v ऑन द सरफेस की वैल्यू है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm/r। अब मैं यहाँ v स्क्वायर को आराम से निकालने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ ve। तो ये v स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ और सभी टर्म्स सेम साइड ले आऊंगा मैं। gm/4r माइनस gm/r प्लस v स्क्वायर बाई 2 एंड इन सब से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली इट कम्स gm/r gm/r का वैल्यू वो सामने हम वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, v स्क्वायर बाई 2। ये तरीका है थोड़ा सा कैलकुलेशन को उलझने से अगर बचाना है तो इस प्रोविजन को अगर हम फॉलो करें, और ये चीज थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए चलना चाहिए कि सवाल किस तरह से कैलकुलेशन में जब हम जाएं तो अगर कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, जो कि आंसर हमें v के टर्म्स में ही लाना ज्यादा आसान लग रहा है। तो ये बन गया gm/r का वैल्यू ve स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3/2 v स्क्वायर, v स्क्वायर 1 माइनस 3/4 विच कम्स एज v स्क्वायर बाई 4। तो मैं अगर v का वैल्यू निकालूं यहां, इट कम्स एज v बाई 2। v इज गिवन एज 11.2, 5.6 किलोमीटर पर। तो द राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखा जाए तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना इस बात पे ध्यान दिए कि स्पीड एस्केप स्पीड है, किसी फॉर्मूले पे हमें यहाँ पर यूज नहीं करना और सीधे तौर पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देना है। तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट आई फील कि आप तक इनके सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो ये 12th स्टैंडर्ड का पहला इंक्लूडिंग ग्रेविटेशन फॉर्म क्लास 11th, ये पहला टेस्ट था जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस को हमें इंक्लूड किया था। तो इनके अलावा अगर किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो वो जरूर डिस्कस करें, हर एक कंसेप्ट पे काम करें। जहां फॉर्मूला है फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करें, माइन्यूटली एक एक क्वेश्चन पे काम करें। टेस्ट लेने का पर्पस तभी फुलफिल होगा जब आप इस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करोगे। एनालिसिस आपको सही तरीके से आपकी नॉलेज का स्केल बताएगा कि आप में नॉलेज का स्केल कहाँ बैठता है। आप फॉर्मूला याद कर पाते हो नहीं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हो नहीं, इन सभी चीजों को सवाल जब डिस्कस करें, अगर किसी सवाल को टीचर से डिस्कस करें तो देखें कि जब आपको मेथड बताया गया, जब आपको कंसेप्ट बताया गया तो आखिर ऐसी क्या बात थी जो कंसेप्ट नहीं स्ट्राइक करा या मेथड हम फॉलो नहीं कर पाए जो इस मेथड को टीचर ने वहां यूज करा। क्लास में वो उस तरह का मेथड बताया गया था या नहीं बताया गया था, नोट्स में वो बात है कि नहीं है, नहीं है तो उसको जोड़िए और अगर है तो उसको रिवाइज करिए। तो इस एक एक चीज पे अगर काम करेंगे, छोटे छोटे परिवर्तन एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। इस एंड ऑफ द प्रिपरेशन पे एक बहुत बड़ा चेंज अपने आप पैदा कर सकते हो ये छोटे छोटे से काम करके। ओवरनाइट कोई भी चेंज अचानक से या बहुत बड़े स्तर का चेंज एक दिन में नहीं होता, उसके लिए एक लंबा और सतत मतलब कंटिन्यूअस आपका एफर्ट चाहिए। तो ये एक छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं, जो कोशिश हमारी तरफ से है कि हम इन टेस्ट के थ्रू आपके एफर्ट्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, जिससे आपको भी प्रेशर ना फील हो और हम भी आसानी तक आपको उस सक्सेस के स्टेज तक या उस मुकाम तक पहुंचा सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।